हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ट्री इन्फोटेक। ठीक है, तो मैं हूँ आस्था, आपकी जनरल साइंस की टीचर। ठीक है, सो ऑलरेडी हम 3-4 लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमने 3 टॉपिक भी कवर किए हैं। ठीक है, यूनिट्स का टॉपिक किया है, उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ का टॉपिक किया है, और उसके बाद हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉपिक जो है किया है। ठीक है, अभी केंद्र बल और अपकेंद्रीय बल का। तो आज जो हम टॉपिक अपना नेक्स्ट करने वाले हैं वो है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, हिंदी में हम बोलेंगे इसको बल और न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बोला था कि न्यूटन जो है, न्यूटन ने भौतिक विज्ञान फिजिक्स के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे लॉज दिए, इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज, इन्वेंशन जो है भौतिक विज्ञान के अंदर की है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है न्यूटन ने गति के जो कुछ नियम थे वो हमारे सामने रखे थे। ठीक है, वो क्या थे, किस तरह से थे, उन्हें समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ को समझना जरूरी है, वो है बल। ठीक है, फोर्स। ठीक है, तो आम लाइफ के अंदर देखें तो आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ठीक है, कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। ठीक है, आप खुद सोच के भी देख सकते हैं 1 मिनट के लिए कि बल एक्चुअली में है क्या। ठीक है, फोर्स क्या है। ठीक है, फोर्स क्या कर सकती है, या बल लगाने से किसी चीज़ पर क्या असर पड़ता है, ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो आएगा कि हाँ, अगर हम फोर्स लगाते हैं, किसी चीज़ पे बल लगाते हैं, तो उसमें ये चेंज आता है या इसमें ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप सोच सकते हैं एक बार। ठीक है, जो बट मैंने जो लिखा है, फोर्स क्या है, बल क्या होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, वह कारक जो किसी वस्तु का आकार, ठीक है, यानी कि शेप, आकृति यानी कि साइज, या अवस्था, ठीक है, अवस्था, विराम की अवस्था या गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता हो। ठीक है, वो होता है बल। इनका बोलने का मतलब क्या है कि वो हर चीज बल है जो किसी चीज की शेप, साइज या उस चीज के किसको, स्टेट को, ठीक है, स्टेट को यानी अवस्था को बदल दे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका। ठीक है, शेप, आकार कैसे बदलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक बैलून है। ठीक है, आपके पास एक बैलून है। ठीक है, उसकी एक प्रॉपर शेप है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपने उस पर दोनों तरफ से बल लगा दिया। ठीक है, तो उसकी शेप बदलेगी। अभी बैलून जो है वो ऐसा था गोल, आपने उस पर फोर्स लगाई तो वो पिचक गया। ठीक है, पिचक गया तो मतलब उसकी शेप बदल गई। ठीक है, वहाँ शेप बदल गई, बल लगाने से शेप बदल गई, ये हमने देख लिया। अगला है आकृति, साइज भी बदल देता है। तो वही चीज आ गई, शेप बदलेगा तो साइज भी बदल जाता है। ठीक है, लेकिन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्प्रिंग का। ठीक है, आपके पास स्प्रिंग होती है, चाहे आप पेन की स्प्रिंग देखें तो उसका एक साइज होता है। ठीक है, इतनी सी स्प्रिंग होती है, बट अगर आप उस स्प्रिंग को खींच दें तो वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप खींच के लंबा कर दे, आप उसका साइज बदल दे, तो साइज कैसे बदला, जब आपने उस पर बल लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से उस चीज़ का जो क्या था, साइज जो है, आकृति जो है, वो क्या हुई, बदल गई। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने यहाँ लिखी है अवस्था। ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में स्टेट, किसी चीज़ का स्टेट बदल जाना। ठीक है, अगर वो विराम की अवस्था में है तो उसको बदल देना, गति कर रही है तो उसको बदल देना। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे पास एक फुटबॉल है। ठीक है, आप फुटबॉल एक सामने पड़ी है ग्राउंड पे, वो विराम की अवस्था में है। ठीक है, उसका स्टेट क्या है, रेस्ट का, वो रेस्ट में पड़ी है। अब आप आए, जोर से आपने उस पर किक कर दिया। ठीक है, तो आपने उसका क्या बदल दिया, आपने उसकी स्टेट बदल दी। ठीक है, वो रेस्ट में थी और किक मारने से, किक मारने में क्या लगा,
किक मारने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए अंदर, ठीक है। आपके अंदर बल है तभी आप उस पर किक मार रहे हैं। जितना ज़्यादा बल होगा उतनी जोर की किक आप जो है उस पर मार सकेंगे, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा जोर से आप उस पर किक मारेंगे बॉल उतनी ही ज़्यादा दूर जाएगी, ठीक है। तो आपने उसकी अवस्था को बदल दिया, बॉल जो कि एक विराम की अवस्था में थी अब गति की अवस्था में आ गई है, ठीक है। और वैसे ही मान लीजिए अब सामने वाला जो गोल कीपर है उसे क्या करना है, उसे उस बॉल को रोकना है, तो वो बल लगा के उस बॉल को रोक लेता है। तो उसने क्या किया, गति की अवस्था से जो है उसकी अवस्था को बदल के उसे विराम की अवस्था में ले आया, ठीक है। तो ये सब कुछ है बल, ठीक है। तो बल एक ऐसी चीज है ना, बाहर से लगाया जाता है, ठीक है। चीज़ के अंदर बल नहीं होता है कि चीज़ खुद ही चल रही है, चीज़ खुद ही बंद हो जाए, ऐसा भी होता है लेकिन वो खुद से कभी बंद नहीं होती है, ठीक है। उसके पीछे भी कारण होता है। मान लीजिए आपने एक बॉल को किक किया, ठीक है। किक करने के बाद वो थोड़ी देर बाद जब ग्राउंड पे आई, ठीक है, ग्राउंड पे आने के बाद भी वो थोड़ी देर चलती है, ठीक है, चलती है। बॉल जो है आपको पता है रोल करती है थोड़ी देर, लेकिन थोड़ी देर रोल करने के बाद ना बॉल को अगर कोई रोके ना फिर भी बॉल जो है वो रुक जाती है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, बॉल खुद से रुकी? नहीं, बॉल खुद से कभी नहीं रुकती है। वहाँ भी बॉल पे बाहर से एक बल लगाया गया है। अब वो कौन सा बल है? किसी आदमी ने नहीं रोका है, बॉल खुद से रुक रही है। अब कौन सा बल है? वो बल है घर्षण बल। हमें पता है जब चीज़ें एक दूसरे पे चलती हैं तो वहाँ पे कौन सा बल आ जाता है? घर्षण बल। तो उस बॉल को रोकने वाला जो बाहर का बल है वो है घर्षण बल, ठीक है। तो चीज़ें अपने आप कभी नहीं रुक सकती है, उन्हें रोकने के लिए, उन चीज़ों को बदलने के लिए एक बल चाहिए, फोर्स चाहिए, और जो हम बाहर से ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो बल वो हर एक चीज़ है, बल वो हर एक चीज़ है जो किसी चीज़ की शेप, साइज या स्टेट को बदल दे, हम कहते हैं वो क्या है? बल, ठीक है। तो ये तो बल की सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, फोर्स से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फोर्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि फोर्स एक्चुअली में है क्या, फोर्स कर क्या सकती है, क्योंकि फोर्स से ही है जो हम न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन ने क्या कहा? तो न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन ने गति के कुछ नियम दिए, ठीक है। न्यूटन ने बोला जब कोई चीज़ गति करती है, ठीक है, जब कोई चीज़ मोशन के अंदर होती है ना, तो चीज़ जो है वो किसी तीन चीज़ों को फॉलो करती है, कुछ नियमों का पालन करती है, ठीक है। ये तो हमें पता है कि हर चीज़, जब हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, ठीक है। वो हम अपनी लाइफ में भी ऐसा करते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। तो उसी तरह न्यूटन ने बोला कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जो है गति करती है, मोशन करती है, तो वो कुछ नियमों का पालन करती है, ठीक है। और उन नियमों को न्यूटन ने 3 नियमों के रूप में लिख के जो है हमारे सामने रख दिया, ठीक है। तो चीज़ कभी, लॉ कब बनती है, ठीक है, पहले तो हमें पता होनी चाहिए नियम कब बनता है। जब नियम का कोई प्रूफ होता है, वो ट्रू होता है, वैलिड होता है, तभी चीज़ों को नियम बना के दूसरे लोगों के सामने रखा जाता है, ठीक है। तो न्यूटन ने इस पे प्रूफ दिया, ठीक है, और ये सच साबित हुआ कि ये नियम जो है वो गति को लेकर बिल्कुल सही नियम है, ठीक है। तब जाके ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी चीज़ जो है डिस्कवर कर लो या इन्वेंट कर लो और वो आप जो है सामने रख दी जाती है, नहीं, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है चीज़ों के पीछे, ठीक है। साइंस में जो डिस्कवरीज और इन्वेंशन चलती है वो कई कई साल ले लेती है, ठीक है। तो पढ़ने में बहुत ही आसान जो है ये नियम आपको लगते हैं, लेकिन इसके पीछे न्यूटन ने अपनी पूरी उम्र लगाई है, ठीक है। न्यूटन ने पूरी उम्र इन चीज़ों में लगा दी कि कौन से नियम हैं, क्या नियम हैं, फिर उनको वो प्रूफ करते हैं, ठीक है। फिर उसको थ्योरी बना के सामने प्रेजेंट किया जाता है, और अगर वो थ्योरीज या लॉज पास हो जाते हैं तभी उन थ्योरीज को लॉ बना के बुक्स के अंदर डाला जाता है, ठीक है।
तो ऐसे ही न्यूटन ने जो है भौतिक विज्ञान के अंदर बहुत सारे लॉज दिए और उन्हीं में से बहुत ज़्यादा फेमस उनके रहे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम बहुत ही फेमस जो है हमारे नियम रहे। ठीक है, अब न्यूटन ने जो गति के नियम दिए, ठीक है, न्यूटन ने अपने गति के नियम दिए, इन्होंने सबसे पहले अपने गति के नियम अपनी एक बुक के अंदर लिखे जिसका नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया नाम की बुक थी जो न्यूटन के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी, एक किताब थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। इस प्रिंसिपिया बुक के अंदर उन्होंने अपने गति के नियमों के बारे में बताया। ठीक है, और ईयर था 1687। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि गति के नियमों का उल्लेख पहली बार किस बुक के अंदर किया गया या किस पुस्तक के अंदर किया गया। ठीक है, तो गति के नियमों का उल्लेख सबसे पहले जिस पुस्तक के अंदर किया गया उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है, और प्रिंसिपिया बुक लिखी गई थी किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। ठीक है, और गति के नियम पहली बार कौन से सन में पढ़े गए? तो 1687 के अंदर। ठीक है, न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ से जो है सबसे पहले हमें गति के 3 नियम देखने को मिले प्रिंसिपिया बुक के अंदर। ठीक है, और वहाँ से उठा के इन्हें आगे जो है सिलेबस बुक्स के अंदर डाल दिया गया और आगे आगे बड़े बड़े मतलब वैज्ञानिकों ने इनको देखा, फिर इनके बारे में समझा। ठीक है, तो इस बुक के अंदर सबसे पहले गति के नियम जो थे न्यूटन ने लिखे थे। ठीक है, अब न्यूटन के नियम एक्चुअली में थे क्या? ठीक है, तो न्यूटन ने कहा चीज़ें जब गति करेगी चलेगी तो कुछ नियमों का पालन करेगी, जिसका पहला नियम है। तो पहला नियम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम, ठीक है, या हम इसे बोलते हैं गति का प्रथम नियम। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि लॉज ऑफ मोशन किसने दिए? तो ये सबको याद रहता है कि लॉज ऑफ मोशन जो थे वो न्यूटन ने दिए थे। अब दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है, गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो लिख लीजिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि गति का पहला नियम और किस नियम से जाना जाता है, तो वो है जड़त्व का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम क्या था। ठीक है, तो न्यूटन का बहुत ही सिंपल सा ये नियम था। उन्होंने कहा कि जब अगर कोई चीज़ विराम की अवस्था में है, ठीक है, अगर कोई चीज़ विराम की अवस्था में है, रेस्ट पे पड़ी है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, और अगर कोई चीज़ गति कर रही है तो वो गति ही करती रहेगी तब तक जब तक बाहर से आकर उस पे कोई बल ना लगे और उसकी अवस्था को परिवर्तित ना कर दे। तो बहुत ही सिंपल सी बात जो हमने अभी बल के लिए भी पढ़ी कि कोई चीज़ तब तक अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती जब तक बाहर से कोई बल उस पर ना लग जाए। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ रेस्ट पे पड़ी है, और ये बात है भी, ठीक है, अगर आपके घर में एक टेबल है, ठीक है, और वो टेबल जो है ना वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक आप उसको खुद ना हिला दो, या आपका टेबल चलने लग जाता है खुद से नहीं। ठीक है, आपने अगर आपके घर के कोने में एक टेबल पड़ा है
अगर 1 साल से आपने उसको नहीं हिलाया है तो वो नहीं हिलेगा, वो 1 साल से रेस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो वो कब हिलेगा? जब आप उस पे बल लगा के उसकी पोजीशन को, उसकी अवस्था को बदल देंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा लॉ, ठीक है, न्यूटन ने बोला कि कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी वस्तु जो विराम अवस्था में है वो विराम अवस्था में ही रहेगी, या कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक बाहर से कोई बल आके उसकी अवस्था को परिवर्तित ना कर दे। ठीक है, तो ये था न्यूटन का पहला नियम। आप लिख भी सकते हैं ऐसे अगर आप लिखना चाहें। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, पूरा नियम ऊपर लिख के दे दिया जाता है और नीचे पूछा जाता है कि ये कौन सा नियम है। ठीक है, तो नियम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए पहला नियम क्या था, दूसरे नियम का जो डेफिनेशन है वो क्या है, तीसरे नियम क्या है, क्योंकि पूरे नियम भी लिख के आते हैं और नीचे पूछा जाता है कौन सा नियम है। ठीक है, तो नियम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उन्होंने बोला कि अगर कोई चीज़ विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, अगर कोई चीज़ गति की अवस्था में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल आके उसे उसकी अवस्था को परिवर्तित ना कर दे। ठीक है, तो ये था न्यूटन का बहुत ही सिंपल सा एक लॉ। ठीक है, अब हमने बोला है कि न्यूटन के इस नियम को हम लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो ये जड़त्व है क्या? ठीक है, ये वर्ड कुछ डिफरेंट सा लग रहा है। ठीक है, इनर्शिया वर्ड जिसे हिंदी में बोलते हैं जड़त्व, ये वर्ड जो है काफ़ी अलग सा लग रहा है। ठीक है, तो कुछ तो मीनिंग होगा इस वर्ड का। ठीक है, तो देखो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम क्यों बोला गया। ठीक है, तो न्यूटन ने कहा कि जब भी हम किसी चीज़ की अवस्था को परिवर्तित करते हैं, ठीक है, तो वो जो वस्तु होती है ना, वो उस परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, और परिवर्तन का विरोध ही है जड़त्व। ठीक है, जब कोई भी वस्तु, ठीक है, जब किसी भी वस्तु में हम कोई परिवर्तन, उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर रहे होते हैं तो वो वस्तु जो है ना उस परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, और उस विरोध को बोलते हैं जड़त्व। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें इजीली फोर्स लगाने से चेंज ले लेती हैं, नहीं। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपके सामने एक पत्थर पड़ा है, ठीक है ना, अब मान लीजिए आपके पास एक फुटबॉल है। ठीक है, एक फुटबॉल है और उसी साइज का आपके पास एक पत्थर है। ठीक है, ये हो गई आपकी बॉल और ये हो गया आपका स्टोन। अब आप खुद सोच के देखिए, ठीक है, जब आप अपनी फुटबॉल पे पैर मारते हैं, किक मारते हैं, ठीक है, वो इजीली अपनी रेस्ट की पोजीशन को बदल देती है, अपनी अवस्था को बदल देती है और एकदम से गति करने लगती है। लेकिन अगर आप वही किक इस पत्थर पे मारें तो क्या पत्थर भी फटाफट गति करने लगेगा? उतना ही बड़ा पत्थर है जितनी एक बॉल होती है, और अगर आपने पत्थर पे किक मारा है तो क्या ये पत्थर भी गति करने लगेगा? नहीं। ठीक है, हमें पता है ऐसा नहीं होगा, उल्टा आपके पैर में जो है ना दर्द हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? देखो बॉल थी, बॉल जितना ही एक पत्थर है, लेकिन बॉल पे आपने किक मारा तो इसने अपने अवस्था को बदल दिया, लेकिन जब आपने पत्थर पर लात मारी तो इसने अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं किया। ठीक है, अगर बल लगाने से चीज़ अपनी अवस्था को बदलती ही बदलती तो यहाँ तो पत्थर को बदलना ही चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कारण है जड़त्व। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जड़त्व क्या है। ठीक है, परिवर्तन का विरोध है जड़त्व, और जड़त्व कितना होता है? जिस चीज के अंदर जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, मास होगा, उस चीज के अंदर उतना ही
जो है जड़त्व पाया जाता है। कहने का मतलब है चीज़ के अंदर जितना ज़्यादा मास द्रव्यमान रखा होगा ना, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा जड़त्व पैदा करती है, ठीक है ना। अब आपकी बॉल जो है, ठीक है ना, बॉल का अगर आप देखेंगे कि बॉल के अंदर कितना मास है, तो आपकी बॉल होगी 400 ग्राम 500 ग्राम, ठीक है। लेकिन अगर आप पत्थर का मास देखेंगे तो वो होगा 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम 30 किलोग्राम का पत्थर, ठीक है। तो 400 ग्राम का पत्थर, तो आपका 400 ग्राम की बॉल, और इधर है 20 और इधर है मान लीजिए 30 किलोग्राम का पत्थर। तो अब सोच लीजिए किस चीज़ के लिए बल ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, स्टोन को हिलाने के लिए बहुत ज़्यादा बल चाहिए, तो किक लगाने से ये स्टोन नहीं हटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जिस चीज़ के अंदर जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है ना, उसके अंदर परिवर्तन का विरोध करने की क्षमता भी उतनी ही आ जाती है। चीज़ें आसानी से परिवर्तन नहीं लाना चाहती अपने अंदर, ठीक है। आप किसी चीज़ में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वो उसका विरोध जरूर करते हैं, ठीक है। चीज़ें परिवर्तन का विरोध करती हैं, चीज़ें इजीली परिवर्तन नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर द्रव्यमान रहता है, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा फोर्स से परिवर्तन का जो है विरोध करती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह आता है कि जो जड़त्व है, ठीक है, जड़त्व किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जड़त्व जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो जड़त्व जो है ना, वो चीज़ के द्रव्यमान पर आधारित रहता है, ठीक है। जिस चीज़ के अंदर जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है, उस चीज़ के अंदर उतना ही ज़्यादा जड़त्व होता है, ठीक है। खुद भी आप सोच सकते हैं, ठीक है ना, कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है 15 किलो का, और एक बड़ा आदमी है 90 किलो का, ठीक है। आपने इन दोनों को धक्का मारा, तो ये जो 15 किलो का बच्चा है ना, 15 kg वाला बच्चा है, ये तो आराम से आप इसको धक्का मारोगे, ये जो है नीचे गिर जाएगा। लेकिन इस 90 किलोग्राम के आदमी को अगर आपने धक्का मारा तो क्या होगा, ये हिल जाएगा आसानी से? नहीं, ये नहीं हिलेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मास द्रव्यमान जो है वो कम है, और इसके अंदर जो है द्रव्यमान ज़्यादा है, ठीक है। तो द्रव्यमान जितना ज़्यादा, चीज़ के अंदर जड़त्व भी उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब उसमें विरोध करने की क्षमता ना उतनी ज़्यादा होती है जितना ज़्यादा किसी चीज़ का द्रव्यमान होता है। तो ये है बहुत ही सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि अगर कोई चीज़ विराम की अवस्था में है तो वो विराम में रहेगी, और अगर कोई चीज़ गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक बाहर से कोई बल आके उनकी अवस्था को परिवर्तित ना कर दे। ये था पहला लॉ ऑफ मोशन। फिर हमने बोला कि पहले लॉ ऑफ मोशन को जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया बोला गया। अब ये इनर्शिया क्या था? इनर्शिया है परिवर्तन का विरोध। जब भी हम बल लगा के किसी चीज़ में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वो वस्तु जो है ना उस परिवर्तन का विरोध करता है, और उस विरोध को बोलते हैं जड़त्व, ठीक है। और जड़त्व किसी चीज़ का उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा उस चीज़ के अंदर द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चीज़ का द्रव्यमान मास, उतना ज़्यादा किसी चीज़ का जड़त्व। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, द्रव्यमान को वेट यानी कि भार से कंफ्यूज मत करिए। भार और द्रव्यमान दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा ना हो कि ऑप्शन के अंदर भार भी हो और आप भार पे जो है ना राइट मार के आ जाएं, ठीक है। भार और द्रव्यमान बहुत ही अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान जो है ना उस पे आधारित होता है हमारा जड़त्व, ठीक है। तो ये था न्यूटन का पहला नियम। अब ये तो वो क्वेश्चन हो गए जो न्यूटन के पहले नियम से बनते हैं, ठीक है ना।
या तो न्यूटन जो नियम है उसकी पूरी जो है आपके आगे स्टेटमेंट लिख के आती है, ठीक है, और नीचे पूछा जाता है कि ये कौन सा नियम है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है जो पूछा जाता है कि इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व है परिवर्तन का विरोध, वस्तु द्वारा परिवर्तन का विरोध क्या होता है, जड़त्व। तीसरा क्वेश्चन बनता है जड़त्व किस पर आधारित है, ठीक है, इनर्शिया किस पर आधारित है। तो जड़त्व आधारित होता है द्रव्यमान पे, ठीक है, मास पे। तो ये 3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इसके एग्जाम्पल, उदाहरण से, ठीक है। पहले लॉ के उदाहरणों से जो है क्वेश्चन बनते हैं। आपको उदाहरण लिख के दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और नीचे पूछा जाता है कि ये उदाहरण किस नियम का है, पहले नियम का है, दूसरे का है, तीसरे का है, या कोई और ही ग्रेविटेशन का नियम है या फ्रिक्शन का नियम है, ठीक है। तो इस तरह से उदाहरण आपको लिख के दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि किस नियम पे आधारित है। अब जो नियम हमने पढ़ा है, ठीक है ना, न्यूटन का हमने पहला नियम जो पढ़ा है, उस नियम का उदाहरण जो है बहुत ही अच्छा उदाहरण एक है, और डेली लाइफ से जो उदाहरण रहता है वो है जब हम लोग बस में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप दिल्ली गेट पे हैं, ठीक है, दिल्ली गेट पे आपकी बस आई है, आप उस पर चढ़ के बैठ गए, ठीक है, आपने सीट ले ली, आप बैठ गए। अब आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ही वो बस चलती है ना, ठीक है, जैसे ही आपकी बस चलती है आपको पीछे की तरफ एक धक्का लगता है। सबके साथ हुआ होगा, चाहे आप कितने ही उससे बैठे हैं, जैसे ही बस आगे की तरफ जाएगी आपकी बॉडी को पीछे की तरफ एक धक्का लगता है, ठीक है। और ऐसा ही कब होता है, मान लीजिए बस चल रही है अपनी स्पीड में, ठीक है, और बस ने एकदम से ब्रेक लगा दी किसी स्टॉप पे आगे, या फिर आगे कुछ ऐसी चीज़ आ गई कि बस ने एकदम से ब्रेक लगा दी, तो आपकी बॉडी कहाँ जाती है, आगे की तरफ जाती है, ठीक है। और यहाँ है न्यूटन का पहला नियम, ठीक है। तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि न्यूटन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है ना, न्यूटन के ये नियम कहाँ कहाँ पे हैं। अब ये न्यूटन का नियम यहाँ कैसे आया, वो इस तरह से आया कि मान लीजिए आप बस में थे, रुकी हुई बस थी, ठीक है ना, रुकी हुई बस में आप बैठे हुए थे, ठीक है। अब बस चलते ही आपको एक धक्का लगा पीछे की ओर। ये इसलिए होता है ना कि देखो बस जो है ना, बस तो आगे, बस रेस्ट में थी, बस ने एकदम से क्या ले लिया, मोशन ले लिया। बस विराम अवस्था में खड़ी थी, अब बस एकदम से किस में आ गई, गति की अवस्था में आ गई। अब उस गति की अवस्था में आने से ना, तो जो तो आपका पार्ट ऑफ बॉडी नीचे उस पर बैठा हुआ था, जो तो पार्ट ऑफ बॉडी आपका टच है बस से, वो भी एकदम से गति के अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन जो आपकी अपर बॉडी थी, ठीक है ना, आपकी जो अपर बॉडी थी ना, वो विराम की अवस्था में ही रहना चाहती थी, जिस वजह से आपकी अपर बॉडी जो है ना वो पीछे की ओर रह जाती है और आपकी जो बस है वो आगे की तरफ चली जाती है, ठीक है। फिर एकदम से सिग्नल जो है वो ब्रेन के ऊपर जाते हैं कि बॉडी को जो है ना एक मोशन में आना है, तो एकदम से आप पीछे जाते हैं और एकदम से आप आगे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी का सिस्टम बहुत फास्ट है, ठीक है ना, एकदम से हमारा जो सिग्नल है बॉडी के अंदर से वो दिमाग के अंदर चले जाते हैं और दिमाग आपको बोलता है कि हम अब मोशन में हैं, गति में आना है, तो एकदम से हम पीछे जाते हैं और एकदम से हम आगे भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूटन का पहला नियम है, हमारी बॉडी जो थी ना, हमारी बॉडी विराम की अवस्था में रहना चाहती थी, इसलिए हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है। और यही उल्टा केस होता है जब बॉडी जो है चलती हुई बस में, जब हमारी बॉडी को आगे की तरफ धक्का लगता है तो क्या होता है ना कि बॉडी जो है ना वो गति की अवस्था में ही रह जाती है। बस तो एकदम से स्टॉप मार लिया, ठीक है ना, बस तो एकदम से विराम अवस्था में आ गई, लेकिन बॉडी को तो गति की ही आदत थी, ठीक है, मतलब बॉडी में क्या थी, गति हो रही थी, ठीक है। तो बॉडी जो है उस गति की अवस्था को एकदम से रोक नहीं पाती है और उस चीज़ का विरोध करती है, ठीक है, जड़ता यहाँ आ जाता है। और उस विरोध के करने के पीछे क्या होता है विरोध, जब भी हमारे परिवर्तन का विरोध करता है तो क्या होता है, जड़त्व, ठीक है। तो जड़त्व के कारण हमारी बॉडी जो है
उस परिवर्तन का विरोध करते हुए हमारी बॉडी जो है वो आगे की ओर निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा न्यूटन का पहला नियम होता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में लिखा जाता है कि बस में बैठे हुए एक व्यक्ति को बस रुकने पर आगे की तरफ जो धक्का लगता है वो किस नियम की वजह से लगता है, तो वो है न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल इसका रहता है, एक पेड़ को जोर जोर से हिलाने पर उस पर लगे हुए फल या सूखी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, किस नियम की वजह से। पेड़ को जोर जोर से हिलाने पर उसमें लगे हुए फल और सूखी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, किस नियम पर आधारित है। तो यहाँ भी वही नियम है। देखिए कोई पेड़ है आपके सामने, ठीक है, आपने उस पेड़ को ज़ोर ज़ोर से हिलाया, ठीक है, और ऐसे ही करने से कुछ पत्तियाँ जो है या फल जो हैं उसमें से नीचे गिर जाते हैं। अब वो क्या होता है, वो ये होता है कि जैसे ही आपने पेड़ को हिलाया, पेड़ जो है वो विराम अवस्था से गति की अवस्था में आ गया, लेकिन जो फल और पत्तियां नीचे गिरती हैं वो अपनी विराम अवस्था को नहीं बदल पाती हैं और गति में नहीं आ पाती हैं, जिस वजह से पेड़ तो चला गया आगे, वो रह गई पीछे। और अगर जो चीज़ रह गई पीछे तो वो ऑफकोर्स सी बात है टूट के जो है वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये बहुत ही फेमस इसका एग्जाम्पल है और ये एक दो बार आया भी है कि पेड़ की शाखाओं को ज़ोर ज़ोर से हिलाने पर उस पर लगी हुई सूखी पत्तियाँ और फल नीचे गिर जाते हैं, किस नियम की वजह से या किस नियम पर ये आधारित है। तो ये है न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, फल जो है वो अपनी विराम अवस्था को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं और इस वजह से नीचे की ओर गिर जाते हैं। तीसरा इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है कि कारपेट को, ठीक है ना, आपके घर के अंदर कारपेट होती है, बेडशीट होती है, आपने देखा होगा कि जब आप बेडशीट या कारपेट को जोर जोर से झाड़ते हैं तो उसमें से डस्ट निकलता है, ठीक है ना। कंबल को या फिर आप किसी भी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से पीटते हैं ना तो उसमें से डस्ट निकल के आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कारपेट को ज़ोर ज़ोर से हिलाने पर उसमें लगी हुई धूल जो है वो निकल जाती है, किस नियम के कारण। तो वहाँ है न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, आपके ज़ोर ज़ोर से हिलाने पर कारपेट जो है ना वो तो कहाँ आ गया, गति में आ गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो रह जाते हैं विराम अवस्था में, जिस वजह से वो नीचे जो है गिर जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं उससे। ठीक है, अगला इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपने शायद किया भी होगा अपने बचपन में। ठीक है, आप एक गिलास लीजिए, आप एक गिलास लीजिए, ठीक है, गिलास के ऊपर आप रखते हैं एक ताश का पत्ता और इस ताश के पत्ते के ऊपर आपने रख दी एक कॉइन। ठीक है, अब ठीक है ये गिलास है, गिलास के ऊपर ताश का पत्ता आपने रख दिया है, उस ताश के पत्ते के ऊपर आपने रख दी कॉइन। अब अगर आप इस ताश के पत्ते पे यहाँ से इसको झटका देते हैं, ठीक है ना, आप इस ताश के पत्ते को यहाँ से झटका देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये ताश का पत्ता जो है ना वो आगे निकल जाएगा, गिर जाएगा और ये जो कॉइन है वो इसके अंदर गिर जाएगी। ये इसलिए हुआ कि ताश का पत्ता जो है वो तो विराम अवस्था में गति में चला गया, विराम अवस्था से गति में चला गया, लेकिन जो ये कॉइन है ना वो अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर पाया, जिस वजह से इनर्शिया की वजह से, और जिस वजह से वो जो है इसके अंदर गिर जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जाम्पल, ठीक है ना, ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण जो है पहले नियम के रहते हैं, बट अगर आपको पहला नियम याद है, अगर आपको पहले नियम के बारे में पता है कि न्यूटन का पहला नियम क्या था, तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि ये उदाहरण न्यूटन के पहले नियम से था। ठीक है, आप समझ लीजिए जिस उदाहरण में चीज़ अपनी अवस्था को नहीं बदल पा रही है वो उदाहरण किसका रहता है, पहले नियम का उदाहरण रहता है। ठीक है, तो ये था वो सब जो न्यूटन के पहले नियम से आता है। ठीक है ना,
पहले नियम से या तो आपसे वो पूरी जो है स्टेटमेंट पूछते हैं कि ये स्टेटमेंट किस नियम से है, या वो आपको पूछेंगे कि पहले नियम को और कौन सा नियम कहा गया है, तो इसको जड़त्व का नियम बोला गया है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि जड़त्व क्या होता है, तो परिवर्तन में जो विरोध करना, परिवर्तन का विरोध करना क्या होता है, जड़त्व होता है। अगला क्वेश्चन है जड़त्व किस पर आधारित है, तो जड़त्व हमारे द्रव्यमान पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, बस में बैठे हुए व्यक्ति को झटका क्यों लगता है, न्यूटन के पहले नियम की वजह से। ठीक है। कारपेट से धूल अलग हो जाती है, किस नियम पर आधारित है, न्यूटन के पहले नियम पे। ठीक है ना। पेड़ को जोर जोर से हिलाने पर उसमें से फल नीचे गिर जाते हैं, न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है ना। और इसी तरह से इसके बहुत सारे जो हैं उदाहरण और क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। ठीक है। तो ये था न्यूटन का पहला नियम। तो अब न्यूटन के पहले नियम के बाद हम जानेंगे कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या था। ठीक है। लेकिन न्यूटन के दूसरे नियम को जानने से पहले हमें एक चीज़ को समझना होगा, जो है संवेग। ठीक है ना। क्योंकि न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में एक चीज़ की बात की है जिसका नाम है संवेग। ठीक है ना। तो संवेग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि संवेग है क्या। ठीक है ना। संवेग इंग्लिश में मोमेंटम हम इसे बोलते हैं। ठीक है ना। तो न्यूटन ने अपने दूसरे नियम के अंदर मोमेंटम का जिक्र किया। ठीक है ना। तो पहले समझेंगे कि न्यूटन ने जो मोमेंटम की बात की, तो वो मोमेंटम, वो संवेग एक्चुअली में है क्या। ठीक है ना। अब संवेग क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं कि संवेग क्या होता है। ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि गति करती हुई किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, एक्चुअली डेफिनेशन नहीं है, लेकिन संवेग का क्या है, फॉर्मूला है, सूत्र है। ठीक है ना। कि जब भी कोई चीज़ गति करती है, ठीक है ना, सबसे पहली बात, संवेग उसी वस्तु के अंदर होगा जो चीज़ जो है गति करती है। अगर कोई चीज़ विराम अवस्था में पड़ी है तो उसके अंदर संवेग नहीं होता। वस्तु के अंदर संवेग या मोमेंटम तभी होता है जब वस्तु जो है गति करती है। ठीक है। तो गति करती हुई वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। अब हमें पता है कि देखो, जब भी कोई चीज़, अब कोई चीज़ है, या आप समझ लीजिए कि कोई बॉल है। ठीक है ना। जब कोई बॉल है, अब ये बॉल अगर गति करेगी, ठीक है ना, तो इस बॉल के अंदर क्या है, इस बॉल के अंदर इसका कुछ द्रव्यमान होगा, मास होगा, और गति भी वो किसी वेग से कर रही होगी। ठीक है ना, किसी वेलोसिटी से कर रही होगी। तो अगर आप इन दोनों का गुणनफल निकाल दे तो वो आपको देता है संवेग। ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जब भी कोई चीज गति करती है, अब देखो, अगर कोई चीज गति कर रही है तो उसके अंदर कुछ तो द्रव्यमान होगा ना। ठीक है। बिना द्रव्यमान की चीज क्या गति कर सकती है, बिना द्रव्यमान की तो चीज होगी ही नहीं। ठीक है ना। तो जब भी कोई चीज गति करती है, ठीक है ना, तो उस चीज का मास, उस चीज का द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग को अगर हम आपस में गुणा कर दें, वो हमारे पास संवेग आ जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, संवेग क्या है, नीचे आपको दिया होगा द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है ना। वेग गुणा चाल, या कुछ भी 3-4 सूत्र आपको इसके नीचे दिए गए होंगे और आपको बताना होगा कि संवेग क्या है। ठीक है ना। तो कोई भी गति करती हुई वस्तु, ठीक है ना, और उस वस्तु के पास कुछ तो द्रव्यमान होगा, मास होगा, उसका गुणा अगर आप उसके वेग से कर दे, किस वेग से वो वस्तु जा रही है, किस वेग से वो वस्तु गति कर रही है, उसको अगर आप इन दोनों का गुणनफल कर दे तो आपके पास क्या आ जाता है, संवेग। ठीक है। तो संवेग क्या है, गति करती हुई वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है वो संवेग कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं संवेग के लिए। ठीक है। संवेग का सूत्र आपसे पूछा जाता है। ठीक है।
कई बार आपके पास संवेग का सूत्र पूरा लिख के नहीं आता है, वो आपको नहीं लिख के देंगे मास इंटू वेलोसिटी। नीचे दिया होगा कि संवेग जो है, संवेग को वैसे लिखते हैं हम P से, इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो P से संवेग को लिखा जाता है और वो पूछते हैं, ऊपर आपको वो देंगे संवेग मोमेंटम क्या है, ठीक है ना, और नीचे होगा ऑप्शन में m गुणा v, m गुणा a, m गुणा t या d, m गुणा कुछ भी ले लीजिए p, ऐसा आपको देंगे, ठीक है ना। और ऊपर क्वेश्चन होगा, ये आपके ऑप्शन देंगे, क्वेश्चन होगा संवेग क्या है या मोमेंटम क्या है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको अगर पता होगा कि संवेग यानी कि मोमेंटम जो है वो मास इंटू वेलोसिटी होती है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है, तो आप इस पे करेक्ट लगा सकते हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको अगर हिंदी में ही साइंस आती है तो आपके लिए इनफ है, या इंग्लिश में ही आती है तो आपके लिए इनफ है। आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में जो है कुछ चीज़ें आनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर आपको संवेग लिख के नहीं देगा, ठीक है, वो मोमेंटम को ही हिंदी में लिख देगा, ठीक है, और आपको नीचे ऑप्शन ये दे देगा, ठीक है। तो आपको हिंदी के साथ इंग्लिश वर्डिंग भी जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से ये पहला क्वेश्चन बनता है, वो आपसे संवेग का सूत्र पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है जो यहाँ से पूछा जाता है, वो है संवेग का मात्रक। जो हमने पहले टॉपिक के अंदर यूनिट्स की थी ना, ठीक है, तो यूनिट्स हम भी करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक चलते रहेंगे, ठीक है। तो संवेग की यूनिट यानी कि उसका मात्रक क्या होगा। अब अगर आपको संवेग का सूत्र आता है और आपको संवेग का मात्रक याद नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको सूत्र याद है तो मात्रक आप वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे, अब देखिए, द्रव्यमान गुणा वेग जो है वो संवेग होता है, ठीक है। अब द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या थी, किलोग्राम, ये तो शायद आपको याद होगी। द्रव्यमान एक मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक के अंदर से द्रव्यमान एक मूल मात्रक है और द्रव्यमान की एसआई यूनिट है किलोग्राम, ठीक है। और फिर है वेलोसिटी, वेग। वेलोसिटी जो है मैंने आपको लिखाया था, वेलोसिटी जब मैंने आपको वेग पढ़ाया था तो मैंने आपको लिखाया था वेग यानी कि वेलोसिटी क्या होता है, विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट होती है मीटर में, समय होता है सेकंड में। तो आपके पास मोमेंटम की यूनिट आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये बहुत बार पूछा जाता है, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संवेग किस तरह की राशि है, संवेग किस तरह की राशि है। तो संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर आपको संवेग का सूत्र याद है तो आप बहुत इजीली बता सकते हो, ठीक है ना। अब क्या है इसका सूत्र, द्रव्यमान गुणा वेग। अगर आपको याद हो तो द्रव्यमान क्या था, द्रव्यमान तो एक अदिश राशि है, स्केलर थी, लेकिन वेग जो है ना वो क्या है, सदिश राशि है, इसलिए ये भी सदिश हो जाती है। अगर एक राशि अदिश है और एक राशि सदिश है तो चीज क्या हो जाती है, सदिश हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो जो हमारा संवेग है वो एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये था संवेग, मोमेंटम, ठीक है। इसकी बात हमने अभी इसलिए की है क्योंकि न्यूटन ने दूसरे नियम में जो है इसकी बात की है, ठीक है। तो इस चीज को समझना जरूरी था, ठीक है। तो संवेग का आपसे या तो सूत्र पूछ सकते हैं जो है द्रव्यमान गुणा वेग, मास इंटू वेलोसिटी, या वो आपसे पूछेंगे संवेग की यूनिट जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या वो आपसे पूछेंगे कि संवेग किस तरह की राशि है, तो संवेग सदिश राशि है, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। कल हम न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे और न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डू लाइक द लेक्चर एंड डू सब्सक्राइब, डू टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।